हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो बता दीजिएगा ज़रा। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके फैमिली वालों का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम मिडेवल हिस्ट्री की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 7 की हिस्ट्री के सहारे इस लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। ये आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहें। साथ ही आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो की डिमांड भी कर सकते हैं, अपनी राय दे करके कि आपको और किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी मैं आपकी सहायता करूंगा। सो देखिए, ये क्लास 7 जो स्टेट बोर्ड है छत्तीसगढ़ की, उसकी हिस्ट्री है। लेकिन ये आप सभी को यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस है उसकी जो हिस्ट्री होती है उसमें भी आपको ये हेल्प पहुंचाएगी, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट से और स्कूल के कोर्स के पॉइंट से, मैं इस लेक्चर को कंडक्ट कर रहा हूँ। होपफुली आप सभी को समझ में आएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उनको भी बोलें कि चलिए, एक यहाँ सेक्शन चल रहा है आईएएस एकेडमी छत्तीसगढ़ में, अभिषेक सर जो है आप सभी को ये सभी लेक्चर जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके दोस्तों, एक एक देखिए, मोस्टली ये होता है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं, सोशल साइंस को इग्नोर करते हैं। लेकिन आगे क्या होता है, जब आप कॉलेज कंप्लीट कर लेते हो और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो उसमें फिर से आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। भले आप आईएएस की तैयारी करो, भले आप स्टेट पीएससी की तैयारी करो, भले आप एसएससी की तैयारी करो, भले आप रेलवे की तैयारी करो, अपने हिस्ट्री को जानना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसी के साथ हमने अब तक 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका है, जो क्लास 7 से रिलेटेड है, और क्लास 8 के भी कंप्लीट सोशल साइंस की सीरीज आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही मैं कमेंट सेक्शन में उसको भी अटैच कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसको देख सकते हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों हमारे लेक्चर को। इसी के साथ हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। हाउ इज द जोश, पहले बता दीजिए। अपनी एकदम मजबूत जोश के साथ आप इस लेक्चर का आनंद लीजिए। चलते हैं दोस्तों, लाइन बाय लाइन मैं आप सभी को समझाते चलूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने यहाँ पे दिल्ली में तुर्क सुल्तानों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से दिल्ली में महमूद गजनवी आते हैं, किस तरीके से इल्तुतमिश आते हैं, किस तरीके से गुलाम वंश शासन करता है, किस तरीके से तुगलक वंश शासन करता है, किस तरीके से खिलजी वंश शासन करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है सल्तनत कालीन जनजीवन, यानी सल्तनत काल में लोगों की लाइफ कैसी थी, वो किस तरीके से रहते थे, और साथ ही ऐसे कौन से नए लोग हमारे इंडिया में एंट्री करते हैं जिसकी बात से इंडिया का रहन सहन बदल जाता है, या उनके कल्चर का इफेक्ट हमारे भारतीय कल्चर पे देखने को मिलता है। इसी के साथ हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। माफ कीजिएगा। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने दिल्ली में तुर्क सुल्तानों का शासन के बारे में पढ़ा। नए शासन का हमारे देश के लोगों के जीवन और संस्कृति पे क्या असर होता है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। अब देखिए, विदेशियों का आगमन के बारे में यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे। सल्तनत के बनने के मुख्य परिणाम यह हुआ कि ईरान, इराक, तुर्किस्तान, समरकंद और बुखारा जैसे इलाकों से बहुत सारे लोग भारत में आकर के बसने लग जाते हैं। यानी कि विदेशियों के जो आक्रमण होते हैं, विदेशी मतलब आप अंग्रेजी मत समझो, विदेशी मतलब ईरान के रहने वाले, विदेशी मतलब इराक के रहने वाले, विदेशी मतलब तुर्किस्तान के रहने वाले, ये सभी लोग भी विदेशी हैं। तो वे ना केवल भारत में आकर बसते हैं दोस्तों, बल्कि उन्होंने इसे ही अपना देश मान लिया। और साथ ही उन्होंने क्या किया, ये जानते हैं। इनमें से कुछ थे अमीर खुसरो, जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, जिसने अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहना भी शुरू कर दिया। उसने फारसी के साथ साथ यहाँ के जो मदर टंग है, आम बोलचाल की लैंग्वेज है, साथ ही हिंदी की कविताएं पढ़ना भी शुरू कर दिया। आम बोलचाल की लैंग्वेज भी पढ़ी उसने, हिंदी की कविताएं भी पढ़ी। उसने हिंदुस्तान की तारीफ में कई सारी कविताएं लिख दी। इसी तरह जो है कई भाषाएं बोलने वाले
जो कारीगर हैं, जो विद्वान संत महात्मा हैं, ये सभी भारत आकर बसने लगे। अमीर खुसरो की रची कविताओं को पढ़ करके उनको लगा कि भारत जो है बहुत समृद्ध देश है। देखते हैं, विदेशियों से बड़ी संख्या में जो है लोगों के इस तरह आने के पीछे एक कारण और भी था दोस्तों। उन दिनों चंगेज खान नाम का मंगोल आक्रमणकारी जो है पूरे मध्य एशिया को के राज्यों को हराकर उनकी सभ्यता को नष्ट कर रहा था, और उसके डर से इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत में शरण ली। और इन सब लोगों ने अपनी हुनर, अपनी ज्ञान यानी विद्वता और धार्मिकता से भारतीय संस्कृति को और समृद्ध कर दिया दोस्तों। तो भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने में भारतीयों का ही योगदान नहीं, बल्कि विदेशों से आने वाले जो महान ज्ञानी पुरुष लोग थे उनका भी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम देखेंगे शासक और शासन के बारे में। देखिए दोस्तों, शासक मतलब रूलर, शासन मतलब गवर्नेंस। तो सल्तनत काल में सुल्तान ही सबसे शक्तिशाली शासक और इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो होता था। शुरू के सुल्तान जो है वो गुलामी से उठकर सुल्तान बने थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का पहला शासक हुआ। अब इसी प्रकार जो है उनके बड़े अधिकारी व सेनापति उनसे दब कर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वो खुद भी गुलाम थे। मतलब उनके राजा जो गुलाम थे वो बाद में जाकर के राजा बन गए, है ना। तो उनके जो सैनिक थे, उनके अंडर में जो काम करने वाले थे, वो बोलते थे कल के डेट में ये हमारे साथ काम करता था यार, और आज के डेट में ये राजा बन गया, तो क्या हमारी रेस्पेक्ट बढ़नी चाहिए इसके लिए? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनके टाइम तक सुल्तान जो है राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। बड़े अधिकारी और सेनापति जिन्हें अमीर कहा जाता था, उन पर सुल्तानों का पूरा कंट्रोल होता था दोस्तों। इस तरह सुल्तान जो है वह क्या बन गया, डिक्टेटर राजा बन गया। जैसे कि हिटलर, वो अपने मर्जी से काम करता था। देखिए, इससे पहले भारत में छोटे छोटे और भी राज्य थे, अब उनकी जगह एक बड़ी सल्तनत बन गई थी। लेकिन पुराने छोटे राजा समाप्त नहीं हुए दोस्तों, वे सुल्तान के अधीन जमींदार बन जाते हैं। पहले राजा के अधिकारी उनके रिश्तेदार हुआ करते थे और उनका पद प्रायः वंशानुगत होता था। मतलब देखिए, राजा का कोई अधिकारी है, मान लीजिए मंत्री, अब उसका बेटा भी मंत्री बनेगा, उसके बेटे का बेटा भी मंत्री बनेगा, तो इसी तरीके से होता था। लेकिन बाद में सुल्तान की अधिकारी कोई भी हो सकने लगा। मतलब मंत्री वही बनेगा जो उसके काबिल होगा। कोई भी पद जो है पिता से पुत्र को ट्रांसफर नहीं होगी, ऐसा राजा ने घोष कर दिया दोस्तों, मतलब कि आह्वान कर दिया। राज्य के अधिकारियों का लगातार भी तबादला होते रहता था। क्यों तबादला होता था सर? एक ही जगह पे क्यों नहीं रहते थे सर वो लोग? आप पूछ सकते हो। देखो दोस्तों, अगर कोई अधिकारी किसी एक ही जगह पे रहता है तो वो जो है अपने आप को गब्बर सिंह समझने लग जाता है और फिर उस जगह को कंट्रोल करने की कोशिश करता है दोस्तों। माफ कीजिएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं, देखिए गांव के लोगों के जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलता है। पहले की तरह लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती ही था, लेकिन सल्तनत की जो लगान व्यवस्था का असर जो है लोगों पे पड़ने लगा। आपको याद होगा कि पहले गांव किसी न किसी सामंत के राजस्व वसूली के लिए दिया जाता था, वो सामंत उसको जाके वहां से राजस्व वसूलता था। पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। और मनमाने तरीके से तरह तरह के छोटे बड़े टैक्स जो है वो लगा देता था। लेकिन अब सुल्तानों ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब सुल्तान के अधिकारी ही टैक्स कलेक्शन करते थे, जिसको आप लगान कहते हो। कई छोटे करों की जगह पे एक बड़ा लगान उन्होंने लगा दिया। जैसे अलग अलग टैक्स होते हैं, उसकी जगह पे एक ही टैक्स लगाने की बात उन्होंने कही। यह खेत की उपज का लगभग आधा हिस्सा होता था। मतलब जितना भी खेती में प्रोडक्शन होगा, जो भी खेती में प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए ये खेत है किसी का, तो आधे हिस्से में जो भी यहाँ पे इतने में प्रोडक्शन हो रहा है वो सभी राजा का होता था। ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। और यह लगान जो है गांव के मुखिया इकट्ठे करते थे और सुल्तान के अधिकारी आते थे और वो लोग ले जाते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जो सुल्तान के अधिकारी आते थे वो मनमाना भी टैक्स कलेक्ट कर लेते थे, है ना। अब यहाँ देखिए, अक्सर सुल्तान जो है किसानों को लगान
नगद देने पर मजबूर करते थे। और देखिए आप नगद के रूप में दो यार, ये चावल वावल मत दिया करो, ऐसा, यानी कि कैश के रूप में दो। इस कारण किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर के बेचना पड़ता था। इससे किसानों को शहरों में आना बढ़ गया। और देखिए जब किसान शहर में आए तो शहरों में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। किसान लोग सोचेंगे कि नहीं क्या यार हम शहर में आके रुक जाते। बिल्कुल हुआ ऐसा, और शहरों में बदलाव की लहर चली। सुल्तान व उसके अधिकारी शहरों में ही बसे थे और किसानों से इकट्ठा किए गए लगानों को शहरों के विकास में खर्च कर देते थे। इससे शहरों का तेजी से तो विकास हुआ, लेकिन गांव का विकास रुक गया। अब क्या हुआ, वहां अब तरह तरह के कारीगर, मिस्त्री, बुनकर, दर्जी, बढ़ाई, लोहार आकर बसने लगे दोस्तों। कहाँ पे? शहरों में। और शहरों के विकास के साथ व्यापार भी बढ़ने लगा। अब उसके बाद देखिए क्या होता है दोस्तों वहां पे। तुर्क अपने साथ जो है नए तकनीक लेके आए और नए उद्योगों का आगमन कराया। इसका लोगों के व्यवसाय और संस्कृति पे गहरा असर पड़ा। व्यवसाय पे कैसा असर पड़ा सर? देखो अब मान लीजिए कि कोई, क्या हो रहा है, आप खेती कर रहे हो, आप क्या करते हो, बैलों को बांधते हो, हल से जाते हो और हल से खेती करना आप पसंद करते हो। लेकिन वहीं पे कोई दूसरा बंदा है, वो ट्रैक्टर में अपने मशीनों को लगा करके वो तुरंत ही खेती कर लेता है। माफ़ कीजिएगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो इसलिए खांसी आ रही है बार बार। तो क्या होगा इससे जो है, जब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा तो वो जल्दी जल्दी काम कर पाएगा भाई। तो तुर्कीज़ ने भी क्या किया ना, नए नए टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाते गए। और आपको जानने में हैरानी होगी कि इंडियन कैलेंडर जो है, साइंस जो है, जो भूगोलिक विषय हैं, इनके बारे में तुर्कियों को बहुत ज़्यादा ज्ञान था। अब यहाँ पे एक आप गुंबद देख रहे हैं, आप ये टेक्नोलॉजी देखिए, क्या इंडिया के किसी राजा ने ऐसा कुछ बनवाया है आज तक? ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये आप देखिए, मीनार, गुंबद और मेहराब। ये है मीनार, ये है गुंबद और ये है मेहराब। ठीक है दोस्तों, है ना? देखिए मध्य एशिया के कारीगर जो तुर्कों के साथ भारत आए, इमारत बनाने के कई नए नए तरीकों को जानते थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण थे जुड़ाई में चूनागारे का प्रयोग करने वाले, और मीनार बनाने वाले, गुंबद बनाने वाले, मेहराब बनाने वाले, इन सभी ने भारत को इन सभी चीज़ों के निर्माण से भर दिया दोस्तों। और आप देख सकते हैं राजा महाराजा ने इन सभी का कितना फ़ायदा उठाया, है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हो वह कागज़ से बनी है, ये तो पता है आपको। और कागज़ बनाने की कला और पुस्तकों पर जो कवर लगाने की कला है, वो भारत में तुर्क लोग ही लेके आए। तो अगर तुर्कीज़ नहीं होते, तुर्कीज़ भारत में नहीं आते, तो शायद इंडिया के लोगों को पेपर में कैसे लिखने हैं वर्ड्स को, या पेपर का क्या उपयोग है, कभी समझ में नहीं आता। उन्होंने वह कला चीन के लोगों से सीखी थी। और घोड़ों के खुरों पर, यानी घोड़ों के जो पैर के नीचे होते हैं ना, उस पे नाल लगाना और रकाब लगाना भी तुर्कों ने ही भारत में शुरू करवाया दोस्तों। तो आप इसे इंडियन कल्चर मत मानिए, ये एक्चुअली में तुर्किस्तान के लोग जो हैं ले लेकर भारत में आने लगे और भारत में ये सब चीज़ों की चर्चा होने लगी। इसी तरह जो है सूत काटने के लिए चरखे का उपयोग सल्तनत काल में ही प्रारंभ होता है, यानी कि मुगल काल में। और इससे पहले लोग तख्ती से सूत काटते थे, और तुर्कों के प्रभाव से यह नए तरह के सिले हुए कपड़ों, खासकर पायजामा कुर्ता, सलवार कमीज आदि का उपयोग इंडिया में शुरू हो गया दोस्तों। इस काल में नए तरह के पकवानों का चलन भी शुरू हुआ, जैसे एग्जाम्पल के लिए हलवा, जैसे समोसा, इसी काल में देखने को मिलता है। उस समय समोसा में कीमा भरकर तला जाता था, क्योंकि सभी के सभी नॉनवेज हुआ करते थे दोस्तों। दूसरी ओर देखिए, जो तुर्कों ने भी भारत से कई बातें सीखी, जैसे अल बरूनी भारत आया ही इसलिए था। उसने क्या सीखा, याद करें। देखिए अरब के विद्वानों ने भारत के विद्वानों से गणित सीखा, खगोल शास्त्र सीखा, आयुर्वेद सीखा, योग सीखा, और अलग अलग जगहों में जाकर के प्रसार किया। गिनती में शून्य का उपयोग करना भी भारत के विद्वानों से अरब के गणितज्ञों ने सीखा। रामानुजन महान गणितज्ञ, उन्होंने जीरो की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने पंचतंत्र की कहानियां और आयुर्वेद के ग्रंथों को अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद किया। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि भारत में जितनी भी ग्रंथ वगैरह है, इनकी भी अरबी भाषा में ट्रांसलेशन की गई दोस्तों, अकबर के द्वारा।
ठीक है, वो और अपने लोगों को वो पढ़ने के लिए कहते थे। देखिए, सल्तनत काल में इस्लाम धर्म का प्रभाव काफ़ी बढ़ा और भारत में इस्लाम का आगमन कई सदियों पहले ही हो गया था। यह धर्म पश्चिमी तट पर अरब व्यापारियों के साथ आया था और सुल्तानों ने इस्लाम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया दोस्तों। उन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई, इस्लामी संतों व धार्मिक विद्वानों को बहुत सारा पैसा देते थे और मंगोल आक्रमण के कारण मध्य एशिया से भी कई इस्लामी विद्वान व संत जो है भारत आ गए थे, क्योंकि भारत में ना कोई मंगोल आक्रमण हुआ, ना किसी चंगेज खां का आक्रमण हुआ। अब हम पढ़ते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया व अमीर खुसरो के बारे में। शेख निजामुद्दीन जो है दोस्तों, दिल्ली में रहने वाले एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उनके खानकाह यानी उनके आश्रम में रहने की जगह में फकीर, मौलवी, योगी, बड़े बड़े अधिकारी, गांव शहर के आम लोग, सभी लोग जाते थे और उनसे धर्म की बातों पे चर्चा करते थे। आमतौर पर सूफी संत जो है दो बातों पे जोर देते थे। एक, वो कहते थे कि भगवान से, ईश्वर से प्रेम करो, वह दुखी लोगों की हमेशा सेवा करो। यही इनका मेन एजेंडा था। अच्छी बात है भाई, अच्छी चीज़ों के बारे में उन्होंने लोगों को सिखाया, है कि नहीं। देखिए, अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन के प्रिय शिष्य थे। वे एक सैनिक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने फारसी, हिंदी यानी हिंदी का पुराना स्वरूप जो है हिंदी भी कहते थे उसको, उसमें भी अनेक कविताएं लिखी। उन्होंने क्या किया, पशु पक्षी, ज्ञान विज्ञान, संगीत से बेहतर उनको जो है लगाव था दोस्तों। आपने तबले और सितार की मधुर, यानी कि किसने, अमीर खुसरो ने तबले और सितार की मधुर आवाज़ें तो सुनी होंगी, आपने भी सुनी होंगी, लेकिन कहा ऐसा जाता है कि अमीर खुसरो ने इस तरीके से इसका जो है आविष्कार किया था। वह कहते थे कि संगीत के प्रति जो है केवल मनुष्य बल्कि पशुओं का भी आकर्षण होता है। पशु भी अट्रैक्ट हो जाते हैं म्यूजिक की तरफ। इन्हें हिंदवी, यानी जो पहले ज़माने में हिंदवी कहते थे उसको हिंदी को ही हिंदवी कहते थे, और हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उन्होंने हिंदुस्तान की प्रशंसा में कई गीतें भी लिखी। वे अपने आप को तोताए हिंद की खिताब देते हैं दोस्तों। अमीर खुसरो ने खुद को तोताए हिंद कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं आगे। देखिए, इन सबके प्रभाव में भारत के लोगों ने परिस्थितिवश इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और भारत में भी क्या हुआ, इस्लामिक जितने भी लोग थे वो भारत में आके बसने लगे। इस्लाम जो है वो एक ईश्वरवाद धर्म है जो एक ही ईश्वर को मानता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा मना है दोस्तों, और इसमें जात पात, ऊंच नीच आदि भावनाओं के लिए भी जगह नहीं है। हमारे जो नेतागढ़ हैं, जो प्यारे करप्टेड नेतागढ़ हैं, वो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते रहते हैं लोगों को। अगर उनको ये इस्लाम की डेफिनेशन बताई जाए, या जो भी टेररिस्ट लोग हैं दोस्तों वो भी गलत काम करते हैं। एक्चुअल इस्लाम ये कहता है कि आप शांति से रहिए। मैं हिंदू हूँ लेकिन मुझे भी इस्लाम के बारे में पता है कि इस्लाम धर्म को स्वीकार यहाँ के लोगों ने किया। इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, आडंबर वर्जित है, ऊंच नीच, छुआछूत, जाति भेदभाव, ये सब कुछ नहीं है। इस्लाम में माना गया कि सभी लोग ईश्वर के सामने एक जैसे होते हैं। सभी लोग मिलकर सरल और सीधे तरीके से ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सल्तनत काल की स्थापना के पूर्व इस्लाम में कई धाराएं और संप्रदाय बनाए गए दोस्तों, जैसे कि शिया संप्रदाय, सुन्नी संप्रदाय, सूफी, इस्लामी, इस्माइली, इस तरीके से 4 अलग अलग संप्रदायों में इस्लाम को बांट दिया गया। शिया, सुन्नी, सूफी और इस्माइली। इन सभी संप्रदायों से संबंधित मुसलमान विद्वान और संत भारत में बस गए दोस्तों। इन चारों संप्रदायों से सल्तनत काल में इस्लाम व हिंदू धर्म के अलग अलग संप्रदायों के बीच विचारों का आदान प्रदान किया जाता था और मेल मिलाप होता था। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू संतों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हिंदू संत भी सोचे कि हाँ, एकेश्वरवाद की विचारधारा सही है, और उसी तरह योग और गीता का गहरा प्रभाव इस्लामी संतों पर भी पड़ा दोस्तों। कई संत इस नतीजे पर पहुंचे कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं। वे विभिन्न धर्मों के बीच अंतर को मिटाना चाहते थे। ऐसे ही संत थे कबीर और गुरु नानक साहेब। वो कहते थे तुम धर्मों को क्यों बांटते हो,
तुम लोगों को धर्मों के नाम पे बांटते हो, सभी धर्म एक ही हैं मूर्खों, ऐसा वो कहते थे दोस्तों। कबीर और नानक जैसे संत जो हैं ऊंच नीच जात पात का विरोध हमेशा करते थे। साथ ही सभी धर्मों के आडंबर और पाखंड को भी समाप्त। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में आडंबर और पाखंड नहीं है। आप सती प्रथा देख लो, जिसमें पति की मौत के बाद लड़कियों को जिंदा फेंक दिया जाता था आग की झोंक में। आप दहेज प्रथा देख लो, कई लड़कियों की जानें चली गई दहेज प्रथा में। आप बाल विवाह देख लो, क्या ये सही लगता है? बिल्कुल नहीं। पहले के ज़माने में अगर कोई विधवा होती थी उसे मुंडन करा के घर के किसी कोने में रख दिया जाता था, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो इन सबको रोकने के लिए इन्होंने कई सारे प्रयास किए दोस्तों। क्लियर है आप सभी को? अब यहाँ पे देखिए, सभी धर्मों के आडंबर को समाप्त करना, इस वे ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते थे। छत्तीसगढ़ में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक सद्भाव की भावना सर्वत्र विद्यमान थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही कबीरदास जी रहा करते थे। क्लियर है आप सभी को? होपफुली आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा और पूरे ध्यान से आपने इसको बिना स्किप किए सुना होगा। अगर आपको सच में नॉलेज चाहिए होगा तो ऐसे ही किए होगा आपने। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन बटन को भी दबाइए ताकि हम अगला वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, है ना दोस्तों। और अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो हमसे आकर के आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे दोस्तों। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।